हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3। और ये इस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा, यूनिट 3 भी फिनिश हो जाएगी। तो हमारा सिलेबस काफ़ी जल्दी जल्दी चल रहा है। तो जो हमारे दो मेजर सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो मेरी प्रायोरिटी है कि पहले मैं उन्हें फिनिश कर दूँ। उसके बाद हमारे थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट बचे हैं उन्हें भी मैं एक एक करके जल्दी से कवर कर दूँगा, उनके बड़े बड़े वीडियोज़ बना के। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं इस यूनिट को। तो इसमें हम देखने वाले हैं एंटीवायरल एजेंट्स। तो एंटीवायरल एजेंट्स क्या होते हैं? तो वायरल का मतलब आपको पता ही होगा कि जो वायरस से होने वाली जो डिजीज होती हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, तो उनको ठीक करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीवायरल एजेंट्स। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंटीवायरल एजेंट्स का, और फिर हम देखेंगे वायरस के बारे में भी थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं और इसे पॉइंट बाई पॉइंट समझते जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, तो इसे हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एंटीवायरल ड्रग्स आर द एजेंट्स दैट एलिमिनेट और स्टॉप वायरल रेप्लिकेशन इन होस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वायरस होता है उसे क्या एक होस्ट की ज़रूरत होती है। एंटीवायरल जो ड्रग्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? तो या तो वो वायरस को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी मार देते हैं, और या फिर वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है होस्ट सेल के अंदर, वायरस हमारी बॉडी में जाता है, उसके बाद वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल को क्या है अपना होस्ट बना लेता है और अपने क्या है अपने आप को जो है रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो क्या है, या तो वायरस को एलिमिनेट कर देते हैं, उसे किल कर देते हैं, या फिर वो जो रेप्लिकेशन रहता है वायरस का उसको रोक देते हैं। तो हमारे जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। सेकंड हम बात करें तो वायरस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल विच इज आइदर आरएनए और डीएनए। तो जो वायरस होते हैं उनके पास क्या है, एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमारी जो सेल होती है, ह्यूमन जो सेल होती है, उसके अंदर आरएनए डीएनए दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं उनकी जो सेल होती है उसके अंदर एक ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो वायरस प्रोड्यूस मैनी डिजीज लाइक डेंगू, मीसल्स, पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, बर्ड्स फ्लू, ईटीसी। तो वायरस के द्वारा होने वाली काफ़ी सारी डिजीज होती हैं जिन्हें हम कॉमनली सुनते हैं। तो उनमें हमारी डेंगू आ जाती है, मीजल्स आ जाते हैं, पोलियो डिजीज आ जाती है, रेबीज आ जाती है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स आ जाते हैं, एड्स आ जाता है और बर्ड फ्लू। तो ये हमारी कुछ कॉमन सी डिजीज है जो क्या वायरस से होती है, और इन्हें हम अपने लाइफ में देखते हैं, या फिर कभी ना कभी कोई ना कोई डिजीज आपको भी इसमें से ज़रूर हुई होगी। तो ये कुछ कॉमन डिजीज हैं जो वायरस से होती हैं, और भी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन हमें केवल यही एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यही सारे लिख सकते हो। बात करें अगले पॉइंट की तो ऑल वायरसेज इन्फेक्ट सेल्स एंड हाईजैक द होस्ट सेलुलर मशीनरी फॉर देयर ऑन बेनिफिट। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वायरस जो है क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर हमारी जो बॉडी की सेल होती है उसके अंदर ये चले जाते हैं, यानी सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो हमारी सेल के जो फंक्शन रहते हैं ना, यानी सेल की हमारी जो मशीनरी है खुद की है, तो ये वायरस क्या करता है, उसे जाके हाईजैक कर लेता है, और हाईजैक करने के बाद क्या उसकी जो मशीनरी होती है, जिस तरह सेल काम करती है, उसको यूज करके वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। तो बिल्कुल ऐसा ही रहता है जैसे प्लेन को हाईजैक किया जाता है। तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि जो विलेन होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, और प्लेन के अंदर का जो स्टाफ वगैरह रहता है तो उन सबको वे अपने लिए, यानी अपने अपने जो फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ शर्त वगैरह रखते हैं कि हमारा ये काम कर दो तो हम जो आपको छोड़ देंगे। तो इस तरह से जैसे प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, इसी तरह से जो वायरस होता है वो क्या सेल को हाईजैक कर लेता है, और उसके अंदर जो मौजूद मशीनरी रहती है उसको क्या है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की तो एंटीवायरल ड्रग्स डू नॉट डिस्ट्रॉय देयर टारगेट पैथोजेंस, इंस्टेड दे इनहिबिट डेवलपमेंट। तो जो एंटीवायरल जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पैथोजन यानी जो वायरस हमारे अंदर गया है, ये डायरेक्ट उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी जो प्रोग्रेस होती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, वो उसको रोक देते हैं। और जैसे ही वो रुक जाती है तो जो वायरस का रेप्लिकेशन होता है, जल्दी जल्दी वो ग्रो कर रहा होगा, तो वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और वो क्या है डेड हो जाता है। अगली बात करें तो दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस और थेरेपी ऑफ वायरल डिजीज। तो ये जितने भी एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं तो वो क्या है प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किए जाते हैं, और जो वायरस की जो डिजीज रहती हैं उनकी थेरेपी में यूज किए जाते हैं। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वायरस का ये सिंपल एक सेल का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम लिपोप्रोटीन एनवेलप बोलते हैं, यानी एक कवर की तरह होता है। और उसके बाद हमारा ये सबसे अंदर का जो मटेरियल होता है उसे हम आरएनए या डीएनए कुछ भी बोल सकते हैं, यानी एक जेनेटिक मटेरियल होता है।
और उसके बाद ये जो ऊपर की लेयर होती है इस पर आपको जो बबल्स टाइप के गोल 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 देख रहे हैं, तो एक अगर हम गोले की बात करें इसमें इस तरह की, तो उसे हम बोलते हैं कैप्सोमर। और जो पूरी जो चेन होती है गोलों से मिलकर उसे हम कोट बोलते हैं या फिर कैप्सिड की लेयर बोलते हैं। तो ये होता है वायरस का एक जनरल सा स्ट्रक्चर। और अब बात करते हैं कि लाइफ साइकिल कैसी होती है वायरस की, यानी किस तरह से वो काम करता है। तो सबसे पहले क्या है, जो वायरस क्या है बाहर एनवायरनमेंट में होता है तब वो इनएक्टिव होता है, और जैसे ही वो क्या है बॉडी में पेनिट्रेट करके जब अंदर आता है तो वो क्या है अपनी अनकोटिंग करता है, यानी उसके अंदर जो कोटिंग होती है एनवलप की वो उसे हटा देता है। उसके बाद वो क्या करता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होने लगती है उसके अंदर, और उसके बाद क्या है न्यूक्लिक एसिड की जो सिंथेसिस होने लगती है। उसके बाद लेट प्रोटीन सिंथेसिस होती है और प्रोसेस और भी होने लगती हैं उसके अंदर। और उसके बाद क्या है वो पैकेजिंग करता है वापस से, उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और भी बहुत सारी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है। तो इससे क्या है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लेता है, अपने आप को क्या है मल्टीप्लिकेट कर देता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या है वापस से अपने आप को पैकेजिंग करता है अलग अलग, यानी पैकेट्स टाइप के बनाता है, और फिर क्या है उसे क्या है रिलीज कर देता है सेल के बाहर। तो ये जो जितनी भी प्रोसेस है वो सेल के अंदर की है। तो जैसे ही वायरस बाहर होता है फिर बॉडी के अंदर आके ये सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ही अपने आप को रिप्लिकेट करता है, मल्टीप्लिकेट करता है, और उसके बाद अपने जैसे बहुत सारे वायरस बना के बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या है फिर बॉडी में क्या इन्फेक्शन होने लगता है। तो कुछ इस तरह से लाइफ साइकिल रहती है वायरस की। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन और ड्रग्स की, कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं इसमें, लेकिन एग्जाम में सारे नहीं पूछे जाते। कुछ ही ड्रग्स होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी सिंथेसिस पूछी जा सकती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है। तो हम केवल उन्हीं ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन नोट्स में मैं आपको सारे ड्रग्स दे दूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप उन्हें भी देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ड्रग्स होते हैं हमारे वो अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। और सबसे जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन। तो जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट रहता है उसमें जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर जो पहली कैटेगरी वो एमेंटेन डेरिवेटिव्स की आती है। तो एमेंटेन डेरिवेटिव्स में हमारे दो ड्रग आ जाते हैं, एक एमेंटाडिन और एक रिमेंटाडिन। तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम आगे समझेंगे। सेकंड आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज एंड साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसमें हमारे दो तीन तरह के ड्रग यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की आती है। इसमें हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है एसाइक्लोविर, फिर आता है हमारा गेंसिक्लोविर, और फिर तीसरा आता है हमारा वीडरविर। तो हमारे दो तीन ड्रग आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारे दो तीन ड्रग आते हैं, और इसमें हमारा जो एसाइक्लोविर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हम सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पढ़ेंगे, साथ में इसके यूजेस वगैरह साइड इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तो इससे जो है कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। दूसरे आती है इसी की कैटेगरी हमारी, तो इसमें हमारे आते हैं पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो इसमें हमारे रीवावेरिन और फिर साइटारावेन और फिर आता है हमारा आइडोक्सियोरिडिन और फिर आता है हमारा ट्राइफ्लोरिडिन। तो इसमें हमारे चार ड्रग आ जाते हैं। तो हर्पीस के अंदर हमारा एक और कैटेगरी सी आ जाता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोरस डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर केवल एक ही ड्रग आता है जिसका नाम है फॉस्कार्नेट। और बात करते हैं हम थर्ड की, तो वो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो जाता है तो उसमें क्या है कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें हमारी जो सबसे पहली आती है वो आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिशन। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वायरस के अंदर, तो उसको जो इनहिबिट करने वाले कौन कौन से जो ड्रग्स होते हैं, तो सबसे पहले आते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव्स जिसमें हमारे डिडाइनोसिन आता है। फिर आते हैं हमारे प्रेमिडिन डेरिवेटिव्स जिसमें हमारा जिडोब्यूडिन और एस्टाब्यूडिन दो ड्रग आ जाते हैं। और थर्ड आता है हमारा नॉन न्यूक्लियोसाइड्स, तो इसमें हमारा आ जाता है नेविरेपिन और फिर आ जाता है हमारा डीलाविरिडिन। तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और दूसरे आते हैं हमारे वो आते हैं हमारे प्रोटीज इन्वेटर्स। ठीक है, तो इसमें हमारे तीन ड्रग आ जाते हैं, सेक्वेनेविर, फिर आ जाता है हमारा इंडिनाविर और तीसरा आ जाता है हमारा रिटोनाविर। तो इसमें हमारे तीन ड्रग आ जाते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे ड्रग्स। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सारे ड्रग्स के बारे में बेस्ट तो मैं पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं आपसे पहले डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस। तो रेस्पिरेटरी जो वायरस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, तो उनको ट्रीट करने वाले पहले ड्रग्स के बारे में, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एमेंटाडिन। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आपको जस्ट याद कर लेना है। आपको इसमें एक बेंजीन रिंग मिलेगी और आपको उससे पहले उसे बना लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से जो है इसके स्ट्रक्चर बना देने हैं, जो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप 2-3 बार बनाओगे आ जाएगा आपको।
और बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि किस तरह से ये काम करता है। तो बात करें तो इट इनहिबिट्स अनकोटिंग, ठीक है। तो जो अनकोटिंग होती है, जैसे ही वायरस सेल के अंदर जाता है तो वो अपने आप को अनकोट करता है ना। और जैसे ही उसकी अनकोटिंग होती है उसके बाद वो अपने आप को रिप्लिकेट करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। तो सबसे पहले ये जो ड्रग होता है ये क्या करता है, कोटिंग को उसके अनकोट नहीं होने देता, उसे कोटिंग को हटने नहीं देता है। और इससे क्या है, उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो रुक जाती है। यानी जब तक वायरस क्या अपने आप को अनकोट नहीं करेगा तब तक क्या प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी। तो जैसे ही अनकोटिंग रुकती है तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। उसके बाद क्या है, जो पेनिट्रेशन की जो प्रोसेस रहती है वो भी उसकी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या है, जो वायरस का जो रेप्लिकेशन रहता है वो भी रुक जाता है। तो इस तरह से ये कुछ काम करता है। यूजेस की बात करें तो प्रोफाइल एक्सेस में यूज होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, और अगर वो इन्फ्लुएंजा से हुआ है तो उस केस में यूज किया जाता है। और थर्ड रहता है हमारा आइडियोपैथिक पार्किंसन, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज रहती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। सेकंड आता है हमारा रिमेंटिडिन। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो यूजेस हैं वो इसके सेम रहेंगे बिल्कुल एमेंटिडिन की तरह। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल उसी की तरह ही है, बस इसमें NH2 और CH3 इसमें दो चीज़ें अलग से जुड़ी हुई हैं। तो बस आपको इसी की तरह बिल्कुल सेम इसकी सारी चीज़ें याद करनी है। तो आपके जो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन वाले जो ड्रग्स हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हर्पीज और साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन में यूज होने वाले ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्यूरिन डेरिवेटिव्स। उसमें हमारा पहला ड्रग आता है एसाइक्लोविर। तो एसाइक्लोविर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिंथेसिस या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप अच्छे तरीके से इसको देख लेना, याद कर लेना अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो उसमें बेंजीन रिंग के साथ जो है दूसरी एक रिंग फ्यूज है हमारी, और आप देख लेना ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। याद करने की ट्रिक एक ही है कि आप इसे बार बार बना के देखें। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की। तो वाइडली यूज्ड एज एंटीवायरल विद मेन इम्प्लीकेशंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज। तो हर्पीज जो वायरस होता है उसमें क्या है, इसे वाइडली यूज किया जाता है एंटीवायरल मेडिसिन के तौर पे, और इसे जो है डायरेक्टली जो है इम्प्लीकेट किया जाता है हर्पीज के ट्रीटमेंट में। सेकंड बात करें तो सीन एज न्यू एज इन एंटीवायरल थेरेपी। तो इसे क्या है, एक नए ड्रग की तरह देखा जाता है कि जो एंटीवायरल जो ड्रग्स जो थेरेपी होती है उसमें क्या है काफ़ी अच्छे तरीके से इसका यूज किया जाता है। थर्ड की हम बात करें तो इट इज अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एंड प्रिवेंट वायरल एप्लीकेशन इन इन्फेक्टेड सेल्स। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होता है, और ये क्या करता है, जो रिप्लिकेशन होता है, जैसे वायरस जो है सेल के अंदर पहुंच जाता है फिर वो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, तो ये इसके रिप्लिकेशन को रोक देता है। कुछ इस तरह से ये काम करता है। फोर्थ की अब बात करें तो एक्सट्रीमली सिलेक्टिव एंड लो टॉक्सिसिटी। तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है और इसकी जो टॉक्सिसिटी जो रहती है वो काफ़ी कम रहती है। तो ये हो गए हमारे इसके कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी थे पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि किस तरह से ये काम करता है। तो एसाइक्लोविर पहले क्या है, एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जो है ये क्या कहता है, एसाइक्लोविर डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बॉडी में जाके। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में, और देन उसके बाद जो है ये क्या करता है, जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है उसको इनहिबिट कर देता है। उसके बाद जो है डीएनए की जो रेप्लिकेशन रहता है उसको डिक्रीज कर देता है, और फिर क्या है अपनी एंटीवायरल एक्टिविटी शो कर देता है। तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, जिससे आप पढ़ लेना, आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद बात करें तो ये होस्ट सेल जो होती है, जैसे कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, तो उसके अंदर जो वायरस होता है वो उसे हाईजैक कर लेता है, उसके अंदर कब्जा कर लेता है। तो जब हम ड्रग देते हैं तो वो वायरस की जो सेल होती है उसे तो वो मारता ही है, लेकिन जो होस्ट सेल होती है उसको नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो कुछ इस तरह से ये एसाइक्लोविर जो है काम करता है। अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस की, कि एसाइक्लोविर की सिंथेसिस जो एग्जाम में पूछी जाती है, किस तरह से ये बनता है, किन किन चीज़ों से बनता है। तो सबसे पहले क्या है, हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं 2 अमीनो 1H प्यूरिन 2 अमीनो 1H प्यूरिन 6 ऑन, ठीक है। तो ये जो रिंग होती है ये इसका नाम होता है, और इसके साथ हम किस जो है एक और चीज़ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं 2 क्लोरोमिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट। तो ये है उसका स्ट्रक्चर वगैरह, और उसकी ये ब्रांचिंग चेन है इसकी। तो इन दोनों चीज़ों में हम रिएक्शन कराते हैं। तो इसके बाद जो H होता है यहाँ पे, और ये जो Cl होता है ये यहाँ से जो है हट जाता है। तो सबसे पहले हम क्या है, HCl यहाँ से हट जाएगा, और फिर क्या है, हम इसमें एक और चीज़ हम इसके साथ ऐड करते हैं एज अ रिएक्टेंट। तो इसके साथ हम CH2H5 3 एंड इसे तो हम यूज करते ही हैं,
और इसके साथ हम एक और चीज़ यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हेक्सामेसाइल डिसिल एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ये जो Cl होता है ना, तो इसे क्या है यहाँ पे अटैच करवाना रहता है, और ये क्या है ऐसे अटैच नहीं होता है। Cl क्या है यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और इस जगह पे भी अटैच हो सकता है ऑटोमेटिक, तो जिससे क्या है जो ड्रग होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो Cl को क्या है यहाँ पे ही अटैच करवाना रहता है, तो और Cl कहीं पे भी जाके अटैच हो सकता है, इन पोजीशन पे भी हो सकता है, इन पे भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं पे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या है एक जो है अलग से हम स्ट्रक्चर वगैरह जैसे हम बोलते हैं एक और जो एलिमेंट को हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो जिसका नाम होता है हेक्सामेथाइल डिसिल एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है एक तरह की कोटिंग कर देता है, एक तरह से इसे जो ब्लॉक कर देता है ये। ठीक है, और इसके बाद जो Cl होता है जब रिएक्ट करता है तो इन दोनों को छोड़ तो यहाँ पे जो है ये अटैच नहीं होता है क्योंकि ये ऑप्शन ही ख़त्म हो गया, और फाइनली फिर यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है H की जगह पे। तो इस तरह से जो है इसके साथ अलग से एक और चीज़ करनी पड़ती है, और फिर जैसे ही पूरा ड्रग बन जाता है तो उसके बाद इन दोनों को जो है रिलीज कर दिया जाता है, और फिर जो ड्रग है अपना एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो ये दो चीज़ें इसके साथ अटैच की जाती हैं और HCl इसमें से हट जाता है, और उसके बाद जो ये कन्वर्ट हो जाता है ये वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ से HCl हट गए यहाँ पे, और HCl की जगह पे क्या है ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे जुड़ गया है। उसके बाद जो हम NOH के साथ इसकी फिर से रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या है ए साइक्लोविर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है इसकी सिंथेसिस होती है, जिसे आप याद कर लेना, 2-3 बार आपको बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एसाइक्लोविर की कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1। ठीक है, तो ये क्या है हर्पीज के ही अलग अलग जो है उसके टाइप हैं वायरस के। तो टाइप 1 में ये काम करता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 में भी ये काम करता है। उसके बाद हम बात करें तो वर्से वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है VZV, तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। और एपिस्टीन वार वायरस EBV इसमें भी इसे यूज किया जाता है। और फिर आता है हमारा साइटोमेगालो वायरस, उसमें भी इसे यूज किया जाता है। और एसाइक्लोविर इज एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट स्पीसीज इन द हर्पीस वायरस फैमिली। तो हर्पीस वायरस में जितनी भी उसकी फैमिली रहती है, जितने भी उसमें सब जो वायरस रहते हैं, काफ़ी सारे वायरस रहते हैं, तो सब में ही जो है एसाइक्लोविर काफ़ी इफेक्टिव रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फिर आता है हमारा गेनसाइक्लोविर। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसे हम जल्दी से देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और बात करें तो इट इज़ अ सिंथेटिक ग्वानिन डेरिवेटिव। तो ये जो ग्वानिन डेरिवेटिव होता है, और इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज गेनसाइक्लोविर 5 ट्राइफॉस्फेट। तो इसके अंदर जो एक्टिव जो मेटाबोलाइट रहता है जिसका नाम होता है गेनसाइक्लो 5 ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद क्या है ये क्या करता है, जो वायरल जो DNA सिंथेसिस रहती है उसको इनिबिट कर देता है, कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर और वायरल सेट तो इनिवेट ये क्या कर देता है, जो वायरल DNA सिंथेसिस रहती है इसको ये इनिवेट कर देता है बाई कॉम्पिटिटिव इनिवेशन ऑफ वायरल DNA पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये वायरल सेल जो DNA के, इसके बाद क्या करता है कि ये अंदर चला जाता है, जो DNA होता है उसके अंदर जो ये डिफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है कि ये जो वायरस का जो DNA रहता है और इसको क्या है ये ब्लॉक कर देता है, यानी इसके अंदर जितनी भी सिंथेसिस हो रही होती है, रेप्लिकेशन हो रही होती है, ये सबको जो है ब्लॉक कर देता है। तो कुछ इस तरह से ये क्या है काम करता है हमारा गेनसाइक्लोविर जो रहता है। और यूजेस की बात करें तो साइटोमेगालो वायरस में यूज किया जाता है, और एज ए एंटीवायरल एजेंट ऐसे यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली है। इनसे ही क्या है कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन वैसे पूछा जाता है एग्जाम में, और कभी कभी क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर सिंथेसिस जो एसाइक्लोविर की पूछ ली जाती है, या फिर कुछ अलग अलग ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनके बारे में तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उनकी सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अभी फिर भी इसमें बहुत सारे ड्रग्स बचे हैं हमारे। ठीक है, जो क्या है HIV में यूज होते हैं, तो उनकी भी अलग अलग क्लास हैं। तो यहाँ पे मैं सारे जो ड्रग्स को कवर नहीं करूँगा क्योंकि इससे क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप जो बोर भी हो जाओगे। लेकिन नोट्स में मैं सारे क्या है उसमें अटैच कर दूंगा, वो पूरी जो फाइल है उसको क्या है आप जाके देख लेना। तो इन जो 3-4 पेजों के अलावा क्या है 1-2 पेज और होंगे, इसमें क्या है सारे जितने भी हमारे जो बाकी के ड्रग रह गए उन सब की क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसमें दी हुई है। तो कुछ की तो जो है सेम है आपस में, ज़्यादा अलग नहीं है, तो कुछ ड्रग्स की आपस में एक जैसी है, और तो उनमें जो है मैंने नहीं लिखा है उन सब में। और जिनकी भी अलग है थोड़ी सी तो नया पढ़ लेना, बहुत ही छोटी छोटी है, बस आपकी इतनी सी जो है उसकी इतने से जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे। तो जाके देख लेना उसे, मैं उसमें नोट्स में अटैच कर दूंगा, बाकी आप पढ़ लेना।
तो सारे डक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा जो एंटीवायरल जो चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो चुका है और हमारी यूनिट 3 भी जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 और उसे भी हम जल्दी से फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई यूनिट के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।